आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, राजसूय यज्ञ करने के लिए पिछले वृत्तांत में मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की सलाह के मुताबिक राजसूय यज्ञ करने के लिए जो मेन बाधा थी उसमें आता था कि जरासंध का वध होना चाहिए। दोस्तों, जरासंध के वध के पश्चात क्या हुआ उसके बारे में आज विचार करते हैं। दोस्तों, यह इतिहास बहुत ही मीठा इतिहास है। अगर आप थोड़ा सा समय इसमें अपना दीजिए और इस इतिहास को सुनिए तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि हमारे इतिहास में कितना खजाना भरा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं उस खजाने की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा समय आपको 15 मिनट का लगभग देना पड़ेगा इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, दिग्विजय का यह वृत्तांत आता है। तो जरासंध का वध हो जाने पर युधिष्ठिर का राजनीतिक कंटक तो मिट गया, लेकिन राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए दूसरी जो आवश्यकता थी वह थी कोष का संग्रह करना। कोष के संग्रह के लिए, कोष विवर्धन के लिए राजाओं से कर ग्रहण करना आवश्यक हो गया था और कर के आहरण का मान्य उपाय उस समय की राजनीति में दिग्विजय समझा जाता था। इसलिए इसका शीर्षक दिग्विजय रखा गया है। अतएव महाभारत के अग्रिम प्रकरण में 4 पांडव भाइयों द्वारा चारों दिशाओं में दिग्विजय का वर्णन है। उत्तर में अर्जुन और भीमसेन ने पूर्व, सहदेव ने दक्षिण और नकुल ने पश्चिम दिशा की दिग्विजय की। ऐसा ज्ञात होता है कि महाभारत के मूल संस्करण में दिशाओं की विजय का केवल संकेत मात्र ही था। अर्जुन ने विजय यात्रा के लिए युधिष्ठिर से प्रार्थना की और युधिष्ठिर ने उसका समर्थन कर दिया। योग्य ब्राह्मणों का स्वास्तिवाचन प्राप्त करके शत्रुओं के क्लेश और मित्रों के आनंद के लिए अर्जुन, तुम्हारी निश्चय ही विजय होगी। ऐसा सुनकर अर्जुन ने अपनी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की और उसी प्रकार अन्य भाइयों ने भी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से दिशाओं को जीता। किंतु इस संक्षिप्त उल्लेख में से जन्मेजय का मन नहीं भरा। उन्होंने वैशंपायन से कहा कि हे ब्राह्मण, दिशाओं की इस विजय को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि पूर्वजों का चरित्र सुनते हुए मुझे संक्षेप से तृप्ति नहीं होती। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको आज तक संक्षेप वृत्तांत सुनाए हैं, उससे भी जो लोगों को मसाला चाहिए, खुराक चाहिए, उनकी भी तृप्ति नहीं होती होगी। इसीलिए मैंने आज इस लंबे वृत्तांत को चुन लिया है। इस पृष्ठभूमि में वैशंपायन ने दिग्विजय पर्व के उस वृहद संस्करण का वर्णन किया है, जिसमें देश की चारों दिशाओं के भूगोल और अनेक ऐतिहासिक उल्लेखों का समावेश आया है। दोस्तों, खांडवा प्रस्थ से चलकर अर्जुन ने पहले कुणिंद और कालकूट प्रदेश को जीत लिया। यमुना के उत्तर में देहरादून से जगाधरी तक फैला हुआ प्रदेश कुणिंद कहलाता था। यहाँ से कुणिंद गणराज्य में अनेकों सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रदेश में कालकूट भी था, जहाँ हिमालय के किसी शिखर में काले अंजन की खान थी। हिमालय के इस हिस्से से के उत्तर पश्चिम में पंजाब की पहाड़ी रियासतें सिरमौर, नाहन, बिलासपुर, मंडी आदि भी इसी प्रकार भरी हुई थी। जैसे कटहल में कोय, शिमला की इन पहाड़ी रियासतों के लिए ही संभवतः सप्तद्वीप इस भौगोलिक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। इन्हें ही संसप्तक गण भी कहा जाता है। इन पहाड़ी राजाओं के साथ अर्जुन की सेना का तुमुल संग्राम हुआ, किंतु अंत में उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और स्वयं भी उसकी विजय यात्रा में सम्मिलित हो गए। इस भौगोलिक प्रसंग में महाभारतकार का ध्यान हिमालय की तराई में बसी हुई किरात जातियों की ओर गया है। किरात प्रदेश नेपाल से आसाम तक फैला हुआ
भूभाग था, जिसके पूर्वी छोर पर प्राज्ञा ज्योतिष देश था। वहां के भगदत्त राजा से तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के कछारों में रहने वाले एवं समृद्ध की कुक्षी में बसने वाली जातियों से अर्जुन का युद्ध हुआ। अंत में भगदत्त ने अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर मित्रता की याचना कर ली। अर्जुन ने उससे प्रीतिपूर्वक कर लेना स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग में और भी अनेक पर्वतीय राजाओं को वश में करने का उल्लेख दिया हुआ है। हिमालय के भूगोल के विषय में महाभारतकार ने मूल्यवान सूचना देते हुए उसके 3 भाग लिखे हैं: अंतगिरी, उपगिरी और बहिर्गिरी। समानांतर फैली हुई हिमाचल की ये 3 बाहियां थी, जो उसके भूगोल की सबसे बड़ी विशेषता है। अंतर्गिरी में हिमालय की लगभग 20,000 फुट से ऊंची गौरी शंकर, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, धवलगिरी आदि चोटियां हैं, जो सदा ही बर्फ से ढकी रहती हैं। इस हिस्से को पाली में महा हिमवंत कहा है, जो अंग्रेजी में ग्रेट सेंट्रल हिमालय का पर्याय है। उसके नीचे की ओर हिमालय की वे चोटियां हैं जो 6,000 से 8,000 फुट तक ऊंची हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला आदि स्वास्थ्यप्रद स्थान हिमालय के इसी भाग में हैं, जिसकी प्राचीन संज्ञा बहिर्गिरी थी। इसे पाली में चुल्ल हिमवंत, अंग्रेजी में लेसर हिमलय कहा जाता था। उपगिरी हिमालय के उस हिस्से का नाम था जिसे अब तराई कहते हैं। हरिद्वार से देहरादून तक हिमालय की जो उठती हुई ऊंचाई है, वह इसी के अंतर्गत है। पाणिनि ने भी अंतर्गिरी और उपगिरी इन 2 भागों का उल्लेख अपने सूत्र में किया है। हिमालय के इस भूगोल का प्रासंगिक उल्लेख करने के पश्चात दिग्विजय का यह सिलसिला प्राचीन त्रिगर्त या कुल्लू कांगड़ा की ओर मुड़ता है। इस प्रदेश को कुल्लूत कहा गया है, जो कुल्लू का संस्कृत रूप है। कुल्लूत के राजा पर्वतेश्वर बृहंत ने अपने नगर से बाहर आकर बड़ी सेना के साथ अर्जुन का मार्ग छेका, किंतु वह उसके विक्रम को ना सह सका और उसने रत्न देकर संधि कर ली। तब उसे साथ लेकर अर्जुन ने उसी प्रदेश के दूसरे राजा सेनाबिंदु को एवं मोदापुर, वामदेव और पहाड़ी जातियों से भरे हुए सुदामा पर्वत के प्रदेश को जीतकर उत्तर कुलूत या कांगड़ा के उत्तरी प्रदेश के राजाओं को अपने वश में करके धर्मराज युधिष्ठिर के शासन के अंतर्गत कर लिया। ऐसा ज्ञात होता है कि यह सेनाबिंदु राजा, जिसकी राजधानी का नाम देवप्रस्थ था, उसी पौरव वंश की शाखा में आता था, जिसने ऐतिहासिक काल में मध्य देश के अपने राज्य की ओर बढ़ते हुए सिकंदर से लोहा लिया था। त्रिगर्त के राजा पर्वतीय कहलाते थे। भारत के प्राचीन भूगोल में 2 पर्वतीय प्रदेश प्रसिद्ध थे, जिनमें एक कुल्लू कांगड़ा की पहाड़ी रियासतों वाला यह प्राचीन त्रिगर्त देश था, जहाँ के जनपदों को पुराणों के भुवन कोश में पर्वताश्रयी कहा गया है। यहाँ अधिकांश गणराज्य थे, जिनके लिए महाभारत में उत्सव संकेत शब्द आया है। रघुवंश में भी रघु द्वारा इसी प्रदेश में उत्सव संकेतों की विजय का उल्लेख है। उत्सव संकेत प्रदेश कांगड़ा और रामपुर बशहर के बीच किन्नरों का प्रदेश जान पड़ता है। उत्सव संकेत संज्ञा उस प्रदेश की जातियों के लिए इसलिए प्रयुक्त होती थी क्योंकि उनमें उत्सव या विशेष मेलों के अवसर पर सामूहिक रूप से वर कन्याओं के विवाह स्थिर किए जाते थे। संकेत का विशेष पारिभाषिक अर्थ विवाह या स्त्री पुरुष का समागम है।
वर्ण रत्नाकर में मदन ग्रह को संकेत ग्रह कहा गया है। कुछ मैथिल ब्राह्मणों में भी इस प्रकार की प्रथा बची रह गई है। त्रिगर्त कुल्लूत के उलझे हुए भौगोलिक वर्णन के अनंतर महाभारतकार ने पश्चिमोत्तर भारत के अन्य महत्वपूर्ण प्रदेशों की विजय का उल्लेख किया है। इनमें कश्मीर सुविदित है। दार्व, चिनाब और रावी के ऊपरले प्रदेश के बीच का भूभाग जम्मू का इलाका था, जिसे अब डुग्गर कहते हैं। अभिसार वर्तमान छिबहाल प्रदेश था, जिसमें पुंछ, राजौरी और भिम्भर की रियासतें हैं। मानचित्र देखने से स्पष्ट होता है कि चिनाब के पूरब का प्रदेश दार्व, उसके पश्चिम का अभिसार एवं उसके भी पश्चिम में झेलम और सिंध के बीच का प्रदेश उड़ीसा कहलाता था, जिसे अब हजारा कहते हैं। अभिसार, उड़ीसा और सिंहपुर नामक के पहाड़ों की प्रदेश की राजधानी, इन तीनों राजाओं के साथ अर्जुन को भारी युद्ध करना पड़ा। इसके पश्चात का भौगोलिक वर्णन और भी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है, जिसमें कश्मीर की उत्तर पश्चिम दरद देश का उल्लेख है, जिसे इस समय दरबिस्तान कहते हैं, और गिलगिट तथा वारसीन, गिलगिट तथा यासीन जिसके प्रसिद्ध स्थान हैं। इसके उत्तर में वंशु नदी या आमू दरिया के उस पार प्राचीन काम्बोज जनपद था, जिसे इस समय पामीर का ऊंचा पठार कहते हैं। दर्दस्तान के ठीक पश्चिम में काफिरिस्तान, कोहिस्तान का जो प्रदेश हिंदू कुश तक फैला हुआ है, वह प्राचीन भूगोल की परिभाषा में लोह या रोह कहलाता था। इसी के नाम से मध्यकाल में अफगानिस्तान के कुछ निवासी रोहेले कहलाए। प्राचीन भुवन कोश में त्रिगर्त के अतिरिक्त यह दूसरा पर्वतीय प्रदेश था। पाणिनि ने अपने भूगोल में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। यहीं अनेक लड़ाकू जातियों के कोठार भरे थे। महाभारतकार ने लोहित देश के 10 मंडल इस नाम से इनका उल्लेख किया है। हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम में वंशु की भाषा बल्ख नदी के दोनों ओर की भूमि बाल्हीक जनपद थी। यहाँ के निवासी घोर लड़ाके थे, जो बड़ी रगड़ के बाद ही वश में किए जा सके। वंशु के दक्षिण में बाल्हीक के पूर्व का रेतीला प्रदेश प्राचीन काल में चोल कहलाता था और आज भी उसे चोलिस्तान कहा जाता है। बाल्हीक तक दखल कर लेने के पश्चात चुनी हुई सेना लेकर अर्जुन ने उत्तर पूर्व की राह पकड़ी और वहां से दस्यु या ईरानी बसे थे, उनसे लोहा लिया। उसके पश्चात उसने पामीर के पठार के भी उस पार चीनी तुर्किस्तान की ओर छापा मारा। अवश्य ही इसी प्रदेश में परम कंबोज और उत्तर ऋषिक इन जातियों का निवास था। ऋषिकों के साथ अर्जुन का सबसे भयंकर युद्ध हुआ, जिसकी उपमा तारकासुर और कार्तिकेय के युद्ध से दी गई है। ऋषक लोगों की पहचान निश्चित रूप से यूची जाति से की जाती है, जिनकी भाषा आर्थी कहलाती थी। ऋषिकों के ही अंतर्गत एक उपजाति तुषार या तुखार कहलाती थी। महाभारत के इस महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रकरण के लेखक की पैनी दृष्टि बाल्हीक, वंशु और काम्बोज से लेकर मध्य एशिया के ऋषिकों तक से भली भांति परिचित थी। ईसवी पूर्व दूसरी शती में यूची या ऋषिक हूणों के दबाव से चीनी तुर्किस्तान से खदेड़े जाकर बल्ख की ओर चले आए थे। महाभारत का वह प्रकरण उससे कुछ पूर्व काल का होना चाहिए। इस विजय से वापस लौटते हुए अर्जुन की विजय यात्रा मानसरोवर और कैलाश के आसपास के
हाटक नामक भूप्रदेश से गुजरती है। अंत में वह वीर अपनी चतुरंगनी सेना के साथ विविध रत्न और धन का संग्रह करके इंद्रप्रस्थ लौट आया। तो दोस्तों, इसी प्रकार भीमसेन की भी यात्रा जो पूर्व दिशा की विजय के लिए थी, उसका वृतांत आपको अगले वृतांत में सुनाएंगे। दोस्तों, यह अर्जुन की यात्रा का वृतांत दिग्विजय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को भेजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।